बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी की बात करते हैं कि एक उसका एक आईक्यू लेवल होता है और उसकी एक अपनी, अब जैसे कहते हैं, कैपेसिटी होती है कि मेंटली वो किस तरह चीज़ों को परसीव और कंसीव करता है। तो जब हम बात करते हैं आईटी की और उसकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की, तो ये बताएं कि इसमें बच्चे की क्रिएटिविटी किस हद तक इनपुट होगी। क्या कहीं पे वो ये तो नहीं सोचेगा कि मैं डिपेंडेंट हूँ तो टेक को ही मैं इस्तेमाल करूँ, एआई, चैट जीपीटी जो आप टूल्स के बारे में बता रहे हैं। देखिए, ये बच्चे के खुद कैसे, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई वुड से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं थी पहले। मैं पढ़ाता रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी और बाकी जगह पे भी। तो जब मैं बच्चों को कहता था ना कि मेक गूगल योर बेस्ट फ्रेंड और गो टू यूट्यूब फॉर योर लर्निंग और सारा कुछ, तो वो कहते थे ये अपनी जान छुड़वा रहे हैं, हमें वहाँ से क्या पता चलेगा। एंड नाउ इट्स द अदर वे अराउंड। क्लास स्टार्ट होने से पहले लोग पढ़ के आए होते हैं, बैकग्राउंड होमवर्क करके आए होते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे हमें सारा कुछ मिल सकता है। कोई क्रिएटिविटी के परफेक्ट नहीं आएगा। क्रिएटिविटी हमेशा वक्त के साथ बढ़ती है, नए मोड्स आते हैं, नई चीज़ें आती हैं। नहीं, चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो पहले होता था कि स्टूडेंट्स अगर किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो वो लाइब्रेरीज में घंटों तक बैठते थे, बुक्स में से छानबीन करते थे। लेकिन अब नहीं जाते हैं ना, बुक्स तो ख़त्म हो गई हैं। क्यों जाती हैं कि वो इतना हार्ड वर्क करें? नहीं, मतलब ज़रूरी है ना, किताबें, यूट्यूब इज अ लाइब्रेरी। मतलब आप कह रहे हैं कि स्मार्ट वर्क की तरफ हमने बच्चों को ज़्यादा स्मार्ट वर्क की तरफ जाएं। देखिए, यूट्यूब इज अ लाइब्रेरी, चैट जीपीटी इज अ लाइब्रेरी। मैडम ने जिस तरह कहा ना, इट्स द वे यू यूज इट। लेकिन इससे एक गैप आ रहा है बीच में। किस चीज़ तरह का गैप? हम बुक्स को टोटली खत्म कर रहे हैं। बुक्स का जो है ना, अब ई बुक्स की तरफ चले जाए हैं। ई बुक्स के बाद आप चले गए हैं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन चीज़ों, अब जैसे प्रिंट मीडिया से अब हम इलेक्ट्रॉनिक पे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया के ऊपर आगे। सो ये वक्त के साथ चीज़ें आनी है, इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमारे एजुकेशनिस्ट को भी, हमारे स्टूडेंट को भी। हम लोग बाहर की दुनिया से पीछे इसी वजह से थी कि हमारे अंदर अडॉप्टेशन नहीं है, टैग की भी और नॉर्म्स की भी। तो जिस तरह मैडम, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने जब बताया कि हम लोगों को, बच्चों को बता रहे हैं। बिल्कुल हम बता रहे हैं, और मैं आपकी बात को टोक नहीं रही थी, मैं कही थी कंप्लीट हो जाए तो मैं एक चीज़ बताऊं। यहाँ तक के पहले अब ये आपने देखा कि हमारी सोसाइटी का एक बड़ा डिलेमा ये हो गया था कि बहुत ज़्यादा घंटे बच्चे पहले इंस्टीट्यूट्स में मॉर्निंग में पढ़ते थे, फिर इवनिंग में वो किसी ना किसी एकेडमी की नज़र हो जाते थे। बेटी जो कह रही है कि जी किताबें पढ़ने का दौर और वो कहाँ गया, तो वो तो वैसे भी उनके हाथ से ये चीज़ें जा रही थी। अब ये हुआ है कि अब जो जदीद तालीमी इदारे हैं, जिससे मैं भी किसी जगह से मुंसलिक हूँ, तो जो जदीद तालीमी इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो अगर स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आई तो वो लेक्चर जो प्राइम लेक्चर था, बड़ा अच्छा किस्म का कोई लेक्चर था, वो शाम में वो अपने टैब पे खोले और दोबारा से सुन ले, वो अपलोड हुए में हैं। मतलब ये देखिए, ये एक पॉजिटिव यूज़ है ना इस तमाम फैसिलिटी का। तो अब स्टूडेंट्स घर में अपने माहौल में बैठ के वो दोबारा से वो सारा कुछ पढ़ रहे हैं। और थर्डली ये कि अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम स्टूडेंट को, उसके जहन को कैसे तैयार करें कि वो इस फैसिलिटी को नेगेटिवली यूज़ ना करें। वंस अगेन एथिक्स पे बात आ जाती है। बिल्कुल ठीक बात की आपने, थैंक यू। इसी के साथ साथ हम अपने एक और गेस्ट को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट। मैं बात कर रही हूँ नेहा खान की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं टैग पे, और आजकल की जो यूथ है उसके ऊपर कितना असर है टैग का, कितनी डिपेंडेंसी आ गई है उनको। ये बताइए, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल चेंज यूथ में क्या आया है आफ्टर अडॉप्टिंग टैग इन देयर लाइफ एंड बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन इट? बिहेवियरल चेंज तो काफ़ी आया है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं टेक की, आपकी ज़्यादातर पढ़ाई जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो गई है। हम स्कूल्स में भी स्मार्ट बोर्ड्स अब यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के मीडियम्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा है। तो देखा ये गया है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ADHD, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और इस तरह के और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स लाइक लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD, इवन ऑटिज़म भी देखने में आया है। और इसके अलावा जो कॉन्डक्ट के तो इश्यूज़ होते ही हैं बच्चों में, लेकिन जब बच्चे स्क्रीन पे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो कॉन्डक्ट डिसऑर्डर भी जो है वो अब तेज़ी से फैल रहा है। आप ग्रोइंग स्टेज के बच्चों की बात करिए या टीनेजर्स यूथ की भी, जब हम इवन इन टीनेजर्स एंड यूथ, ये सबका एक वो है, मतलब ये प्राइमरी लेवल पे तो है ही, लेकिन टीनेजर्स में भी ये चीज़ जो है वो देखी जा रही है। और ADHD की आप जो बात करिए, ऑटिज्म वगैरह की, ये उस वक्त भी बच्चे की बिल्कुल डिटेक्ट होता है। नेहा, अभी आपने बात की स्मार्ट वेज की, कि स्टूडेंट्स जो हैं डेफिनेटली ऑब्वियसली आजकल बहुत स्मार्ट वेज तलाश करते हैं अपने
असाइनमेंट्स को, अपनी रिसर्च को इजी बनाने के लिए। सो डोंट यू थिंक कि इसका इम्पैक्ट उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, वो इफ़ेक्ट हो रही है, और उससे उनकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है? बिल्कुल हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू थिंक क्रिटिकली। अगर हम बात करते हैं, एक तरफ आपको टेक जो है वो अलाउ कर रहा है कि आप एक्सप्लोर करें दुनिया को, आप VRs एंड ARs यूज़ करें, वर्चुअल टूर्स और ऑगमेंटेड टूर्स जो हैं वो यूज़ करें, लेकिन देन अगेन आपकी अपनी जो कैपेसिटी है वो एक कन्फाइन होके रह गई है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ तो गूगल पे अवेलेबल है, हर चीज़ तो नेट पे अवेलेबल है। तो बच्चा जो है, जो उसकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है, उसका जो अपना एक ऑरा है, जितना वो अपने आप को एक ब्लूम तक जा सकता है, वो चीज़ जो है वो अब ख़त्म होती जा रही है। बच्चे कन्फाइन होके रह गए जस्ट बिकॉज दे नो कि दे हैव गूगल to sort anything for them. So when we talk about group studies, you can also better relate, and I would like कि आप सब इस पे अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ग्रुप स्टडीज़ होती थी, अब शायद बहुत कम हो गई हैं बिकॉज ऑफ द टेक। तो ये बताएं, ग्रुप स्टडीज़ कितनी इफेक्ट हो गई कि बच्चों ने अकेले पढ़ना शुरू कर दिया? वो ग्रुप स्टडीज़, वो एक प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, जो इंफॉर्मेशन का स्प्रेड होना होता था, वो कितना ख़त्म हो गया? तो इससे क्या इसमें कोई डिसएडवांटेजेस है? हाँ, ये आइसोलेशन में स्टूडेंट आ गया है थोड़ा ना, जैसे ये बात करी थी तो ऐसा ही है। लेकिन ये है कि अभी भी ये आपके हेड्स पे डिपेंड करता है, आपके फैकल्टी पे डिपेंड करता है, आपके मेंटोर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह ग्रुप स्टडी की तरफ वापस लाए। जब हम मार्क्स ही इस बात पे देंगे कि ग्रुप स्टडी में आपने एज अ ग्रुप आपको असाइनमेंट मिल रही हैं और उसमें तो वो मतलब हम उनको गाइडेड वे में एक नॉर्मल लाइफ और नॉर्मली इन चीज़ों को इस सारी जो रेवोल्यूशनरी चेंज है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, एक्सेप्ट करना है, हज़म करना है, ये हम सिखाएंगे। और उसके लिए मेरा ख़्याल है कि जो आज का उस्ताद है, जो आज के मेंटर्स हैं, उनको अपडेटेड होना चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी सर आप भी इसमें कमेंट दीजिएगा। ग्रुप स्टडीज़ में पहले ये होता था कि आप बच्चों से भी सीखते थे, अपने फ्रेंड्स से, कॉलीग से आप सीखते थे, इस तरह आप डेवलप करते थे अपनी एजुकेशनल पावर। लेकिन इसमें क्या है कि अब जब बच्चा टेक से ही सब कुछ कर रहा है, तो आगे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के पास हेल्प के लिए भी जाता है, तो वो यही उसको जवाब मिलता है कि नहीं, मैंने तो टेक सीखी है, तो मेरे पास इतने कंसेप्चुअल स्टडीज़ नहीं है। तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अनक्लियर रह जाते हैं? जहाँ तक बात है ना कॉन्सेप्ट्स की, तो देखें कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर तो होते हैं प्रैक्टिकलिटी से, प्रैक्टिस करने से। ग्रुप स्टडीज़ क्यों होती थी? ग्रुप स्टडीज़ इसीलिए होती थी कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था, आइदर टीचर और आइदर स्टूडेंट्स, यही मोड चलता रहा, स्कूल, ट्यूशन या ग्रुप स्टडीज़, इसके अलावा कोई और मोड था नहीं। सो थैंकफुली अगर अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब अगर AI आ गई है, अगर आपके पास और भी ऑनलाइन मीडियम्स हैं, तो आपके पास वो वाली जो एक डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म होगी। मैंने फिर बताया कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनके लिए भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि उनके पास टाइम मिल गया रिसर्च करने के लिए। फिर हमारे जो स्टूडेंट्स और जो अकेडमीज़ के ऊपर एक बर्डन था, हमारे यहाँ आज तक जो इंटरमीडिएट तक बच्चे पढ़ाए जाते हैं वो एक रट्टा सिस्टम के थ्रू जाते हैं। राइट। उनकी जो मेंटल ग्रूमिंग है वो है ही इस तरह से कि आपने 50 सफ़े किताब के, तो वो उनमें से 48 अगर आपको हिफ्ज़ होंगे तो यू विल बी एबल टू गेट एनी पोजीशन इन MBBS और इन एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। इस तरह से दुनिया नहीं आगे बढ़ती। ये जो सिस्टम, ये जो टेक आया, इसने आपके बच्चों को ज़्यादा शऊर दिया है, ज़्यादा इंडिपेंडेंट किया है, उस सिस्टम से बाहर निकाला है। क्योंकि वो पुराने लोग थे, पुराने माइंड थे। अभी भी आप चले जाएं किसी एकेडमी के अंदर तो वो आपको डेरोगेट करेंगे कि जी आपने ये नेट से कुछ किया, आपको तो उस किताब से निकाल के रहना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पर आपसे यही पूछना चाहूँगी कि AI टूल्स के थ्रू असाइनमेंट्स करने से स्टूडेंट्स को क्या नुकसान आता है? क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने असाइनमेंट की है ChatGPT से और इन्होंने भी ChatGPT से कर लिया, तो ऑब्वियसली सिमिलैरिटी तो आएगी, प्लेजरिज्म तो वहीं पे आ गया। सिमिलैरिटी नहीं आती। AI के अंदर जो है, जो सबसे अच्छी चीज़ भी है, सिमिलैरिटी नहीं आएगी। चाहे 50 बार अगर आप एक क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो 50 बार आपको डिफरेंट सवाल का जवाब मिलेगा। उससे सिमिलैरिटी अलहदा से चेक की जाती है। देखिए, क्वेश्चन सिमिलैरिटी का नहीं है। क्वेश्चन जिस तरह मैडम ने बताया कि बच्चों अगर तो इन्फॉर्मेशन के लिए AI के पास जा रहे हैं, दैट इज़ फाइन, बट इफ़ दे आर कॉपी पेस्टिंग इट, तो उसी AI ने वो टूल्स भी मुतारिफ कराए हैं जहाँ से प्लेजरिज्म चेक हो जाएगा। सो अगर आप बेशक डिफरेंट भी लेके जाती हैं तो वो पता चल जाएगा, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारे सिस्टम को ग्रूम होने की ज़रूरत है, बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि आप जाएँ AI पे, पढ़ें, अब्जॉर्ब करें and write it in your own words। तो यानी कि गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन थी अब वो somehow obsolete हो जाएगी, क्योंकि everyone would turn towards AI और ChatGPT, कि वो इन्फॉर्मेशन फ्रेश होगी और अपडेटेड होगी। जो गूगल और जो बाकी के सर्च इंजन हैं वो भी अब अपने आप को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं
और वो खुद एआई के ऊपर जा रहे हैं। तो जो भी अब गूगल के ऊपर, अभी गूगल का भी अपना एआई का सिस्टम है, इसी तरह से याहू का भी, हर एक सर्च इंजन का अपना एक एआई सिस्टम है। ये अडॉप्ट हो चुकी है हर चीज़ के अंदर। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट नहीं है, दोनों एक हो गई हैं।